आज हम पढ़ने वाले थे परिणाम भेद से मर्म। ठीक है। तो परिणाम भेद से जो मर्म है, ये होता है सद्य प्राणहर मर्म, कालांतर प्राणहर मर्म, वैकल्यकर मर्म, वैशल्यग्न मर्म और रुजाकर मर्म। इसे 5 भेद परिणाम भेद से बताया गया है। सद्य प्राणहर का मीनिंग क्या है? तुरंत इंसान का डेथ होगा, मतलब 7 दिन के अंदर। कालांतर का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि 2 हफ्ते से 1 महीने के अंदर इंसान का मृत्यु हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, वैकल्यकर मर्म का जो कारण है ये थोड़ा नीचे लिखा है, शरीर में स्थायी विकृता उत्पन्न करेगा। और विषल्यग्न का काम है जब तक शल्य पड़ा रहेगा तब तक इंसान जीवित है। एक बार शल्य निकल गया, इंसान का डेथ। ठीक है। रुजाकर मतलब तीव्र वेदना उत्पन्न होना, ये है। ठीक है। और इसके परिणाम देखते हैं, मतलब जो सद्य प्राणायाम मर्म है ये आग्नेय होता है। कालांतर वाला जो है सौम्य आग्नेय होता है। सद्य प्राण, आप देखो प्राण को अग्नि के साथ कंपेयर कर लो। सद्य प्राण मतलब तुरंत इंसान मरेगा तो आग लग गया, तो सद्य प्राणहर अग्नेय है। ठीक है। नेक्स्ट कालांतर प्राणहर जो है सौम्य आग्नेय होगा, क्योंकि थोड़ा टाइम बाद इंसान का डेथ होता है, मतलब इसमें थोड़ा कफ है, तो सौम्य और अग्नि दोनों है। वैकल्यकर मतलब विकलांग उत्पन्न होगा, तो ये सौम्य है। विषल्यग्न मतलब शल्य था, मतलब वायु था, जब तक वायु निकल गया पेशेंट की जान भी निकल गई, ऐसे सोचो। तो विषल्यग्न मतलब वायु है। रुजा पेन देने के लिए बात और पित्त दोनों चाहिए, तो वायु और अग्नि मिलके रुजाकर मन बनाते हैं। ठीक है। तो इनके नंबर जो है, सद्य प्राणहर का 19 है, कालांतर का कितना है 33, वैकल्यकर 44। देखो यहाँ पे डबल डिजिट वाले नंबर्स हैं, मतलब कालांतर है का ल, देखो ल को आप थोड़ा हाईलाइट कर दो, ल देख के आप 33 लगा सकते हो। और वैकल्यकर के लिए 44, मतलब कोई इंसान विकलांग हो जाता है तो 4 पहिया लेके वो चलता है। ठीक है। ऐसे सोचो, कोई इंसान अगर विकलांग हो जाता है तो कैसे चलता है? 4 पहिया लेके चलता था ना, तो 44 ये है। और विषलग्न और रुजाकर जो है ये मैं आपको ग्रेजुअली बता दूंगा, इसमें कोई नहीं है, आप याद कर लेना। विषलग्न 3 है, रुजाकर 8 है। सद्य प्राणर का श्लोक आई थिंक याद होगा। श्रृंगाटक अधिपति शंखकंठ शिरागुतम। क्या था? श्रृंगाटक अधिपति शंखकंठ शिरागुतम, हृदय बस्ति नाभ्यम च सद्यो प्राण हता, सद्यो हतानि ग्रंथि सद्यो हतानि। यहाँ पे आपको याद रखना है क्या? एक सेंटेंस याद रखना है बस। श्रृंगाटक अधिपति ये एक ग्रुप हो गए, शंखकंठ शिरागुतम ये अनादर ग्रुप हो गया। ठीक है। हृदय बस्ति नाभि ये तो 3 जो है हमारा त्रिमर्मी है, ये आप ऐसे ही समझ सकते हो। शंख, श्रृंगाटक अधिपति शंखकंठ शिरागुदम, ये आपको मेनली याद रखते हैं। ठीक है। चलो, तो आपको ये भी पता होना जरूरी है कि श्रृंगाटक मर्म की संख्या कितनी है। श्रृंगाटक की संख्या 4 है। ठीक है। श्रृंगाटक मर्म जो है ये 4 है, शंख मर्म जो है 2 है, अधिपति 1, कंठशिरा 8। ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली याद रखो, श्रृंगाटक 4 है। ठीक है, क्योंकि श्रृंग अभी हमने जो कोड बनाया था धमनी मर्म के लिए, वहां पे श्रृंगाटक 4 थे, तो 4 श्रृंगाटक है ही। ठीक है। शंख प्रदेश, 2 शंख प्रदेश रहते हैं शरीर में, आपको पता ही है। फिर कंठ सीधा 8 है, बाकी जो बच गए हैं सारे एक है, उनका नंबर एक एक है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कालांतर प्राणहर। कालांतर की संख्या कितनी है? 33 है। बख्यो मरमाणी, तो आज एक काम करो, कालांतर का श्लोक ना आप छोड़ ही दो। ठीक है। आपको कालांतर छोड़ के बाकी सबका याद रखना है। ठीक है। कालांतर छोड़ दो, बाकी सबका आपको याद रखना है, पर एग्जैक्ट अगर कालांतर आप छोड़ रहे हो मतलब बाकी 4 श्लोक आपको याद होना जरूरी है, तभी आप जाके सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो मैं अभी के लिए कालांतर को छोड़ रहा हूं, मैं वैशल्यग्न आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। बाकी हम ना जो बच जाएगा उसको कालांतर में डालेंगे। ठीक है। जो बच जाएगा उसको कालांतर प्राणायाम में डाल देंगे, तो आपका 4 श्लोक में काम निपट जाएगा। देख लो, विषलग्न वर्म, ये बहुत ही सिंपल है, उत्क्षेप स्तपनी चैव, 2 उत्क्षेप 1 स्तपनी, ये होता है विषलग्न। ठीक है। उत्क्षेप 2 और 1 स्तपनी, उत्क्षेप स्तपनी चैव विषलग्नानि, बस 3 उत्क्षेप स्तपनी विषलग्न हो गए। रुजाकर और भी इजी है, गुल्फा दो, मणिबंध दो, दो दो कुर्चिशिरा। रुजा करानी जानियत अष्टवतानि बुद्धिमान करके श्लोक होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है। रुजा करानी जानियात अष्टवतानि बुद्धिमान। तो रुजाकर मर्म जो है गुल्फ और मणिबंध है। आप सोच लो पेन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? गुल्फ और मणिबंध, इमेजिन करो हाथ का जो मणिबंध एरिया है, पैर का गुल्फ है,
वहां पे दो दो होते हैं ये। और कुर्चशिर, कुर्च के ऊपर कुर्चशिर वर्ग रहता है, दो दो कुर्चशिर भी हैं, तो चार कुर्चशिर हो गए। तो ये टोटल 8 हुए रुजाकर मन के। मैं कुछ क्वेश्चन बिल्कुल पूछूंगा, आपको अभी याद रखना है, ठीक है। उत्क्षेप दो, स्तपनी एक, ये तीनों आ गए विषलग्न में। गुल्फ दो, मणिबंध दो, दो जो कुर्चशिर, मतलब कुर्चशिर चार हो गए यहाँ पे। ये आ गए रुजाकर में, ठीक है। तो श्रृंगाटक अधिपति शंख कंठ शिरागुदम हृदय बस्ती नाभ्यम च, ये हो गए सद्य प्राणहर। विषलग्न कौन कौन है, उत्क्षेप स्तपनी नीचे हो गए। रुजाकर कौन हो गए, गुल्फ दो, मणिबंध दो दो कुर्चशिर। अब आ जाओ वैकल्य कर मर्म। ये श्लोक आपको रटना है, ठीक है। मैं ज्यादा श्लोक याद रखने के लिए नहीं बोलता हूं, जो बोलता हूं आपको रटना पड़ेगा। राजस्थान का शायद से ये पहला या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड श्लोक होगा जो मैं याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। तो आपको एटलीस्ट इतना तो करना है, ठीक है। अब देखो, लोहिताक्ष आणि लोहिताक्ष आणि जानू उर्वी कुर्चा बिटक कर्पूर। लोहिताक्ष आणि जानू कुर्चा बिटक बिटप कुरपरा, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस को पहले पढ़ो अच्छे से। लोहिताक्ष आणि जानू उर्वी कुर्चा बिटक कुरपरा, ठीक है। नेक्स्ट, कुकुंदर कख्याधर विधुरेश कुकाटिका। कुकुंदर कख्याधरे विधुरेश कुकाटिके। ये मजेदार है, अगर आप थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मजेदार वे से इसको प्रोनाउंस करके पढ़ोगे तो याद हो जाएगा वो। कुकुंदरे कख्याधरे विधुरेश कुकाटिके, कुकुंदरे कख्याधरे विधुरे कुकाटिके। ऐसे ए मात्रा में सब चीजें हैं। कुकुंदरे कख्याधरे विधुरेश कुकाटिके, ठीक है। अंश अंश फलक अपांग, अंश अंश फलक अपांग, अंश अंश फलक अपांग नीले मणि फणेश तथा, ठीक है। अंश अंश फलक अपांग नीलमण्य फणेश तथा, ये हो गया आपके। अब देखो, तो टोटल ये जो वैकल्य कर मर्म है कितने हो गए, हाँ और दो हो गए ना साथ में। वैकल्य कराणी कराण्यम आहु आवर्त दो अथे वजह, मतलब दो आवर्त मर्म भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। चलो मैं वैकल्य कर एक बार और आपको बताता हूँ, ठीक है। आप ट्राई करो, अभी ये पूरा शायद से याद हो ना हो, पर कोशिश करो याद रखने की, ठीक है। लोहिताक्ष आणि उर्वी जानू कुर्छ बिटप कुरकुरा। लोहिताक्ष आणि जानू उर्वी कुर्छ बिटक कुरकुरा। कुकुंदर कख्याधरे विदुरेच कुकाटिके। कुकुंदरे कख्याधरे मेरे साथ प्रोनाउंस कर सकते हो तभी तो होगा याद। मैं आपको 10 बार बता रहा हूं इन द सेंस कि आप भी 10 बार प्रोनाउंस करो खुद से। कुकुंदरे कख्याधरे विदुरे से कुकाटिके, अंश अंश फलक अपांग निळे मणिये फणेश तथा, ठीक है। और आवर्त दो है इसमें, ठीक है। डन। एक बार और लास्ट टाइम के लिए आप रिपीट कर लो, ठीक है। सब प्रोनाउंस करो इस चीज को। लोहिताक्ष आणि जानू उर्वी कुर्चा बिटप कृपरा। लोहिताक्ष आणि जानू उर्वी कुर्चा बिटप कृपरा। कुकुंदरे कख्याधरे विधुरस कृकाटिके, अंश अंश फड़कपांग नीले मणिये फणेश तथा, ठीक है। और आवर्त दो, बस 3 लाइन याद करो। आज के लिए आपका टास्क है, ये याद रख के ही सोना है, ठीक है। चलो फिर भी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ट्राई करो आइडेंटिफाई करने की। शंख मर्म कौन सा मर्म है, शंख कौन सा मर्म है। सद्य प्राणहर। ये सद्य प्राणहर में आएगा। मुझे बताओ कंठशिरा किसमें आएगा, ये भी सद्य प्राणहर में आएगा, ठीक है। चलो, उत्क्षेप और स्तपनी किसमें आएंगे, विषय लग्न में आएंगे। गुल्फ और मणिबंध किसमें आएंगे, रुजाकर। रुजाकर, ठीक है। कुकुंदरा कक्षधरा, वैकल्यकर। कुकुंदरे कक्षधरे विधुरे से कृकाटिके, तो ये कहाँ पे आएंगे, वैकल्यकर में आएंगे। मैं वैकल्यकर। जितने बार ये श्लोक रिसाइट कर रहा हूँ इन द सेंस, मैं तो खुद खुद का रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, आपका करा रहा हूँ। तो आप खुद से प्रोनाउंस करो। अंश अंश फड़क अपांग नीले मणिया फणेश तथा, अंश अंश फड़क अपांग नीले मणि फणेश तथा, ये वैकल्यकर के लिए आगे, ठीक है। अच्छा बताओ, कटिका तरुणा ये किसमें आएगा, ये हमने पढ़ा नहीं है, मतलब कालांतर है। जो नहीं पढ़े ये कालांतर में आएगा, ठीक है।
चलो थोड़ा आपको एक भी आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। बक्ष के सारे मर्म हैं, जो बक्ष के मर्म आएंगे सारे कालांतर वाले आएंगे, जैसे कि स्तनमूल, स्तनलोहित, उपस्तंभ, अपलाप, ये सारे किसमें आते हैं? बक्ष मर्म आते हैं। तो बक्ष मर्म में जो भी हैं, चेस्ट एरिया के मर्म है जो, ये सारे किसमें आएंगे? कालांतर में आएंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, हृदय किसमें आता है? सद्य प्राणहार में आता है। तल हृदय किसमें आएगा? ये कालांतर प्राणहार में है। बस्ती किसमें है? बस्ती है सद्य प्राणहार में, ठीक है, राइट। बस्ती सद्य प्राणहार में है ना। आप देखो, इंद्र बस्ती किसमें है? ये कालांतर में आएगा। हृदय है सद्य प्राणहार में, तल हृदय कालांतर में, बस्ती सद्य प्राणहार में, इंद्र बस्ती कालांतर में, ठीक है। हाँ, ठीक है। और आप इतना सोच सकते हो, बक्ष वर्म सारे हो गए, बक्ष के पास आते हैं पार्श्व संधि वाले, तो ये भी मतलब कालांतर में आते हैं, ठीक है। चलो, ये एक बेसिक आइडिया बना लो। इसके सिवाय अगर कुछ भी पूछता है कालांतर में है, अगर श्लोक में नहीं है तो ये कालांतर में ही है, इतना आप आराम से सोच सकते हो, ठीक है। चलो, अब हम आगे देखते हैं। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा। जितना मर्म आप वैकल्य कर में पढ़ रहे हो, सबकी संख्या दो दो है। कुछ मर्म ऐसे है जो 3 नंबर में है, लोहिताक्ष, सॉरी 4 नंबर में है, जैसे कि लोहिताक्ष, आणी, उर्वी, कुर्च। लोहिताक्ष, आणी, उर्वी, कुर्च। देखो, जो श्लोक के हमारा फास्ट ये क्या था? लोहिताक्ष, आणी, जानु, उर्वी, कुर्च, 5 चीजें ऐसे थे। तो उनमें से जानू को हटा लो, जानू तो 2 ही होंगे, आपको पता है। बाकी जो 4 चीजें बचते हैं ना, ये सारे फोर फोर नंबर्स के हैं, चार चार इनके नंबर से, ठीक है, डन। और बाकी जो बच जाते हैं सारे दो दो नंबर्स के हैं। इसको आपको हेवीली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे। चलो, मैं आपको 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखवाऊंगा, नोट डाउन करो। सद्य प्राणहर अंते कालांतर मरणम, मतलब सद्य प्राणहार के अंत एरिया में अगर किसी ने आघात किया तो कालांतर मरण होगा। तो सद्य प्राणहार अंते कालांतर मरण, तो सकाल याद रखो, सकाल, सकल, सद्य प्राणहार अंते कालांतर मरण। और एक पॉइंट ऐड करो, कालांतर प्राणहार के अंत वैकल्य करा। कालांतर प्राणहार जो एरिया है उसका अंत में अगर कोई ऐसा आघात होते तो वैकल्य करा। काल विकाल याद रखो, काल विकाल, ठीक है। विषय लगने के अंत में अगर आघात होता है तो भी तब भी क्या होगा? वैकल्य कर होगा। वैशल्य वैकल्य कर मतलब विष विकाल। तो इसे याद रखो, काल विकाल, विष विकाल, ठीक है। और रुजाकर में आएगा तो अति तीव्र वेदना होगा, ये भी नोट कर लो। रुदाकर में अगर आघात लगे तो ये छोड़ दो, ये नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, ठीक। तो बस 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। सकल मतलब सद्य प्राणहार, उसके अंत में आघात लगा तो कालांतर प्राणहार वो जैसा बिहेव करेगा। फिर आएगा काल विकाल, कालांतर में, कालांतर के अंत में आएगा तो वैकल्यकर होगा। विषलग्न मतलब विष विकाल, समझ सकते हो। विषलग्न के अंत में लगेगा तो विकल वैकल्यकर मर्म हो जाएगा। काल विकाल, विष विकाल, ठीक है, इसको लिख लिए। चलो, अब आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे मर्मविद के लक्षण, ठीक है। पर यहाँ पे ना एक चीज मिसिंग है, जो कि मर्म के स्थान। आपको स्थान भी साइड में लिख लेनी है, जो स्पेस आपको बचता है इसमें साइड में, स्थान नोट कर लो, ठीक है। पहले ना मैं आपको स्थान लिखवा देता हूं, ठीक है। क्षिप्र के स्थान कहाँ पे है? अंगुष्ठ अंगुष्ठी मूले। क्षिप्र कहाँ पे है? अंगुष्ठ अंगुष्ठी मूले। क्षिप्र होता है अंगुष्ठ अंगुष्ठी मूले। लिख लो, साइड में लिखो, क्षिप्र के साइड में ये चीज लिखो। तनुदय के साइड में लिखो मध्यम अंगुली अनुपूर्व मध्य, मध्यम अंगुली अनुपूर्व मध्य, तलहृदय के साइड में लिखे। कुर्च के लिए लिखो क्षिप्रस्य ऊपर स्तंभ, क्षिप्र के ऊपर कुर्च रहता है, ठीक है, लिखे। कुछ शिर के लिए लिखो गुल्फ संध्यस्य अधः, गुल्फ के अधः हिस्सा में मिलेगा ये आपको, ठीक है, गुल्फ संध्यस्य अधः। फिर इंद्रवस्ती पाशनी प्रति जंघ मध्य, इसके लिए लिखो
प्राश्नी प्रति जंघ मध्य इंद्रवस्ती। ठीक है, जानू आपको पता है, रटना नहीं है। पहले लिख लो, मैं आपको बता दूंगा कैसे याद रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आणी के लिए लिखो जानू और उर्वी के मध्य में। आणी का अवस्थान जो है जानू और उर्वी के मध्य में रहता है आणी। उर्वी कहाँ रहता है? उर्वी रहता है उरु मध्य में, उरु मध्य उर्वी। फिर आता है लोहिताक्ष। लोहिताक्ष रहता है उर्वी के ऊपर, बंक्षण संधि के नीचे। उर्वी रहता है लोहित, उर्वी कहाँ पे रहता है, सॉरी, लोहिताक्ष रहता है उर्वी के ऊपर और बंक्षण संधि के नीचे। ठीक है, बिटअप लिख लो भ्रूषण और बंक्षण के मध्य में। कहाँ पे? भ्रूषण और बंक्षण के मध्य में। ठीक है, अब थोड़ा इस पे देख लो, कोष्ठ के जो मर्म है इनके बारे में क्या क्या लिखा है। गुद का स्थान स्थूल आंत्र प्रतिबद्धम लिखो, गुद का स्थान भी लिखो। स्थूल आंत्र प्रतिबद्धम, स्थूल आंत्र के एंड में। मैं पहले आपको लोकेशंस लिखवा देता हूँ, फिर लोकेशन समझा दूंगा, उसके बाद हम विध लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बिल्कुल ध्यान से लिखो। बस्ती के लिए लिखो अल्पमांश शोणितं, अल्पमांश शोणित अभ्यंतरतः, अल्पमांश शोणित अभ्यंतरतः बस्ती, अल्पमांश शोणित अभ्यंतरतः। ठीक, नाभि पक्व आमाशय मध्य में, पक्व आमाशय मध्य शिरा प्रभवा नाभि, पक्व आमाशय मध्य शिरा प्रभवा नाभि। हृदय का स्थान देख लो, स्तनयो मध्य अधिष्ठाय, शायद आमाशय द्वारम, स्तनयो मध्य अधिष्ठायम शायद आमाशय द्वारम। हृदय के लिए लिखे स्तनियो मध्य अधिष्ठाय, स्तन दोनों के मध्य में अधिष्ठान करता है और आमाशय का द्वार इसको बोला गया है। सत्व रजत तम अधिष्ठान, सत्व रजत तम हृदय में निवास करते। हृदय के लिए हो गया। चलो, पहले इनके अधिष्ठान आपको समझा देता हूं, ठीक है, फिर हम आगे कुछ देखेंगे। पहले हृदय तक कंप्लीट करते हैं, बाकी यहाँ पे स्तंभ वगैरह है क्या? चलो, नहीं तो सबका लोकेशन ही बता देता हूँ, फिर आगे चलेंगे। लिख लो पहले, हाँ, स्तनमूल के लिए लिख लो। स्तनमूल का, स्तनमूल का लोकेशन है, यहाँ पे लोकेशन तो लिखा नहीं है, चलो छोड़ो, लोकेशन मिलेगा आपको फिर जाके। इनके लोकेशन दिया नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, दिया नहीं गया है कुछ। ठीक है, आप लिखो सीधा स्तन रोहित के लिए। ठीक है, स्तन रोहित के लिए लिखो स्तन चुचुकयो ऊर्ध्व द्वयांगुला, स्तन चुचुक से ऊर्ध्व द्वयांगुल ऊपर रहता है स्तन रोहित। ठीक है, अपलाप लिखो अंशकुट अधश्चात पार्श्व उपरि भागयो, अंशकुट अधश्चात पार्श्व उपरि भागयो अपलाप। ठीक है, अंशकुट अधश्चात पार्श्व उपरि भागयो अपलाप का स्थान है। चलो, और लोकेशंस है यहाँ पे। नेक्स्ट साइड जो जो आपके मर्म लिखे हैं इनके लोकेशंस दिए नहीं गए हैं, मेंशन ज्यादा नहीं है। बस मिलेगा आपको नीला और मन्या का लोकेशन, ये भी नोट कर लो साथ। नोट डाउन करो नीला और मन्या का लोकेशन, टेबल में शायद से है नहीं, अब साइड में लिखो। नीला और मन्या का लोकेशन है कंठनाड़ी के चारों ओर। नीला मन्या कंठनाड़ी के चारों ओर चार धमनी रहते हैं, उसको नीला, दो नीला दो मन्या ऐसे बोलते हैं। ठीक है, नीलकंठ याद रखो, नीलकंठ याद रखना, मतलब नीला मन्या जो होते हैं ना, ये कंठ नाड़ी के चारों ओर रहते हैं। चार धमनियां हैं, दो नीला दो मन्या ऐसे करके हैं। ठीक है, और मातृका लिख लो
ग्रीवा, ग्रीवा में 4 धमनी मातृका के हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखो क्रुकाटिका में। क्रुकाटिका के लिए लिखो शिरा ग्रीवो संधान है। शिरा और ग्रीवा के संधान में क्रुकाटिका रहता है, शिरा ग्रीवो संधान है क्रुकाटिका, ठीक है। फिर विधुर के साइड में लिख लो, कर्ण के ऊपर भाग में विधुर रहता है, कर्ण के ऊपर विधुर। अपांग के लिए लिखो भ्रूपुच्छांत संधि, भ्रूपुच्छ के अंत में अपांग रहता है, ठीक है। फिर आप लिखो उत्क्षेप के लिए शंख ऊपरी केशांत, उत्क्षेप जो है शंख ऊपरी केशांत, साइड में ही लिख लो, स्पेस है, शंख ऊपरी केशांत उत्क्षेप के लिए, ठीक है। बस। श्रृंगाटक का स्थान इस साइड में इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। सद्य मरण के बाद जो स्पेस दिया है उसी में लिख सकते हो, ठीक है। कर्ण घ्राण श्रुत अक्षि जिह्वा चत्वारि संतर्पणीनां शिराया मध्ये। चलो, जिनके लोकेशन सर इंपॉर्टेंट थे हमने आपको लिखवा दिया। कर्ण घ्राण श्रोत अक्षि जिह्वा चत्वारि संतर्पणीनां शिराया मध्ये, श्रृंगाटक के लिए लिखा है। तो जिनके लोकेशंस इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको लिखवा दिया है। अब इसको याद कैसे रखा जाए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकली लोकेशन समझते हैं, तब आप उसको सही से याद कर पाओगे, फिर आप इसके विध लक्षण समझ पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्षिप्र मर्म, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको क्षिप्र का लोकेशन क्या बताया, आप लोग बताओ। अंगुष्ठांगुली मूले। अंगुष्ठ अंगुष्ठी मूल में होता है क्षिप्र, ठीक है। एक सेकेंड, मेरे को थोड़ा 1 मिनट का टाइम दो, 30 सेकंड्स का दो, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ, अब हम लोग देखते हैं लोकेशंस, ठीक है। जैसे कि क्षिप्र मर्म का लोकेशन हुआ अंगुष्ठ, आप प्रैक्टिकली समझो इस चीज को, अंगुष्ठ के मूल में क्षिप्र मर्म रहता है, ठीक है। फिर आता है तल हृदय, मध्यम अंगुली अनुपूर्व मध्य, जो मध्यम अंगुली है उसका अनुपूर्व और मध्य, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा तल हृदय, ठीक। नेक्स्ट आएगा कुर्च, क्षिप्र से ऊपरी स्तंभ, आपने क्षिप्र कहाँ पे पढ़ा था, अंगुष्ठ अंगुली के मूल में, ठीक है। जस्ट अंगुली के ऊपर मिलेगा आपको कुर्च मर्म, ठीक है। आप समझ रहे हो बात को, आपका थंब फिंगर जो है इसके जस्ट मूल में मिलेगा क्षिप्र, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ कुर्च मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कुर्च शिरा, ठीक है। गुल्फ संदिश्य अधः, देखो कुर्च शिर जो है ये हाथ में भी रहते हैं और पैर में भी रहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे लोकेशन पूछे तो मणिबंध के नीचे होगा, हाथ में कुर्च शिरा, जस्ट कुर्च के नीचे आएगा ना कुर्च शिर। और अगर पैर की बात करूं तो गुल्फ के नीचे आएगा, समझ रहे हो बात को, कि कुर्छ शिरा जो है ये हाथ में भी है पैर में भी है ना, तो गुल्फ संदेश अध जो है ये कुर्छ शिर के लिए लिखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं गुल्फ, गुल्फ का लोकेशन क्या मैंने बताया था आपको, पाद जंघयो संधान, ठीक है। पाद को किसको बोलते हैं, फिट, जंग किसको बोलते हैं, लेग को बोलते हैं जंग, थाइज एरिया को जंग नहीं बोलते, लेग को बोलते हैं जंग। तो जहां पे लेग एंड फिट मीट करते हैं इसको हम बोलेंगे गुल्फ मर्म, ठीक है। समझ सकते हो आप इसको, अंकल जॉइंट, बस वहीं तक। इंद्रवस्ती, प्रासनी प्रति जंग मध्य में, ठीक है, पासनी से लेके जंग के मध्य में, ठीक है। अच्छा, जंग कौन सा होता है, जंग लेग को बोलते हैं, ठीक है। काप मसल के एरिया में आपको इंद्रवस्ती मिलेगा,
ठीक है। जानू तो आपको पता ही है, जानू जहां पे है, पर आणी देख लो। नी जॉइंट और उर्बी के मध्य में, पहले आणी समझने से पहले आपको उर्बी समझना पड़ेगा। उर्बी का लोकेशन मैंने क्या बताया है? उरु मध्य उर्बी, राइट। उरु के मध्य में उर्बी रहता है ना, तो उरु मध्य उर्बी। आणी के लिए क्या है? जम्मू और उर्बी के मध्य में, ये बात है। आप पहले थाइज के बीच में उर्बी को पॉइंट आउट कर लो, भाई ये थाइज है, इसके मध्य में आता है उर्बी, उरु के मध्य में उर्बी है। ठीक है। फिर आप थाइज के मध्य में जो उर्बी निकला, और आपको जानू ऑलरेडी पता है, ठीक है। थाइज के मध्य में आपको क्या निकला? उर्वी। था। थाइज के मध्य में हमारा था कौन सा वर्ग? उर्वी सर। उर्वी था ना, उरु मध्य उर्वी। ठीक है। अगर उरु मध्य उर्वी था, फिर आप समझ सकते हो ना आनी कहां पे होगा, जानू और उर्वी के मध्य में, बस। चलो नेक्स्ट, लोहिताक्ष देखते हैं। उर्वी के ऊपर और बंक्षण के नीचे, देख लो। उर्वी तो उरु मध्य में है, बंक्षण संधि आपको पता है कि जो उनके पास का एरिया, उनके बीच में लोहिताक्ष आता है। ठीक है। उनके बीच में क्या आता है? लोहिताक्ष मर्म। ठीक। तो आप लोग मुझे अभी बताओ, पैर के सारे मर्म सिक्वेंशियली बताना। पहले पैर में क्या आएगा? शिप्र। ठीक है। पहले आएगा शिप्र, अंगुष्ठ के नीचे, पैर के फिंगर के नीचे, मान लो वहां पे आ गया। फिर आएगा, अगर तल हृदय की बात करें, तो फिंगर के बीच में, मध्यम अंगुली के बीच में आएगा। ठीक है। कुछ का लोकेशन क्या हुआ? खिप्र के जस्ट ऊपर। ठीक है, कुछ। और गुल्फ संधि के आधे में रहेगा कुछ शीर। कुछ शीर जो है, ये कुर्च के ऊपर रहेगा पर गुल्फ के नीचे रहेगा, बात यही है। गुल्फ संधि के जस्ट नीचे आता है कुछ शीर। और गुल्फ किसको बोलते हैं? अंकेल ज्वाइंट। तो ये पाद और जंग का संधान में आता है। इंद्रवस्ती किसको बोलते हैं? पासनी प्रति जंग मध्य में, पासनी और जंग के मध्य में इंद्रवस्ती आता है। ठीक है। काप मसल के एरिया में। जानू तो आपको पता ही है, उरु के मध्य में उर्वी आता है। उर्वी और जानू के मध्य में कौन सा मर्म होता है, इसका नाम बताओ आप। आनी आनी। होता है। ठीक है। आनी। फिर मुझे ये बताओ, उर्वी और बंक्षण के मध्य में कौन सा आता है? उर्वी और बंक्षण संधि के मध्य में लोहिताक्ष लोहिताक्ष। आता है। ठीक है। और बंक्षण और भूषण के मध्य में यहाँ पे बिटअप मर्म मिलता है। ठीक है। चलो, तो गुद का मैंने आपको बताया था, स्थूल आंत्र प्रतिवर्धन, मतलब आंत्र के एंड में जो आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में गुद आता है। ठीक है, समझ सकते हो। बस्ती, अल्प मांस शोणित अभ्यंतरस्थ, याद रखना, बस्ती के मध्य में मांस भी ज्यादा नहीं है, शोणित भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, बस्ती। नाभि के लिए पक्व आमाशय मध्य, शिरा प्रभवा नाभि है। पक्वाशय और आमाशय के मध्य में नाभि रहता है। ठीक है, पक्व आमाशय मध्य में। हृदय, इसको आमाशय का द्वार बोलते हैं, और सत्व रजो तम का अधिष्ठान होता है। ठीक है, ये आप समझ सकते हो। आमाशय के जस्ट ऊपर हृदय रहता है, तो आमाशय के द्वारा इसको बोला गया है। और दो स्तन्य के मध्य में हृदय रहता है, सबको पता है। और सत्वरजतम इसी में रहते हैं, तो इसमें कुछ आपको डिफिकल्टी होने वाली चीज नहीं है। ठीक है। और मैंने लोकेशन किसका बताया था? नीलामन्या, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। कंठ नाड़ी के चारों ओर रहता है नीला, मतलब दो नीला और दो मन्या रहते हैं। ठीक है, नीलकंठ हमारा कीवर्ड था। और मातृ का कहाँ रहता है? ग्रीवा में रहता है। कंठ और ग्रीवा अलग अलग चीज है, कंठ सामने वाला हिस्सा है, ग्रीवा पीछे वाला हिस्सा है। ठीक है। तो कंठ में रहेंगे नीलामन्या, ग्रीवा में रहेंगे मातृका। ठीक है। माता आपको ग्रीवा से पकड़ के खींच के लेके जाते हैं, तो मातृका के लिए ग्रीवा याद रखना। ठीक है। तो ये चार धमनी मातृका रहते हैं ग्रीवा में। क्रुकाटिका कहां पे रहता है? क्रुकाटिका शिरा और ग्रीवा के संधान में। ठीक है, शिर और ग्रीव के संधान में यहां पे रहेगा आपका क्रुकाटिका। ठीक है। नेक्स्ट, और एक लोकेशन किसका बताया था? विधुर। विधुर कान के जस्ट ऊपर। ठीक है, विधुर से बधिर याद करो, बधिर कान के बारे में बात करते हैं ना, तो ये कान के जस्ट ऊपर रहता है विधुर। विधुर काम नहीं करता तो इंसान बधिर हो जाता है। उत्क्षेप जो है, शंख ऊपरी केशांत, शंख के ऊपर है पर केस के अंत एरिया में होगा, टेम्परल एरिया के जस्ट ऊपर और केस के जस्ट नीचे, शंख ऊपरी केशांत में। ठीक है। और शुंगाटे के लिए मैंने बोल दिया, ये अंदर वाला हिस्सा ही आपको दिखाया नहीं जा सकता,
कर्ण, घ्राण, स्रोत, अखी, जीवा, इस सब के मिड पॉइंट पे सिर के अंदर के हिस्से में जाके मिलेगा आपको सुनगाट। ठीक है, डन। तो अभी ऑलमोस्ट सारे मर्म के लोकेशन आपको हो चुका है यार। ठीक है, अब इसके फंक्शंस पढ़ते हैं, मतलब मर्म विद के लक्षण पढ़ते हैं। चलो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार जो लोकेशन है मैं एक दो हजार पूछ लेता हूँ, देखता हूँ आपने कितना अच्छा याद किया है। ठीक है, अल्प मांस शोणित अभ्यंतरस्थ कौन सा मर्म किसके लिए बस्ती। बोला गया ये? बस्ती। 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 जानू और उर्वी के मध्य में इंद्र आनी बस्ती। आनी आनी। आता है, आनी हाँ, आनी आने सर। और शंख ऊपरी के साथ में उत्क्षेप्य। उत्क्षेप। ग्रीवा सिर संधान है, ग्रीवा सिर का संधान में क्रिकेट। त्रिकाटिका। ग्रीवा में मातृका, ग्रीवा माता ग्रीवा से लेके मारने जाते हैं आपको पकड़ के, पर ग्रीवा और शिर के संधान में क्रुकाटिका रहता है, याद रखो। ठीक है, चलो अब ना हम इसके विद्ध लक्षण देखते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। लोकेशन समझ लिए तो इसके विद्ध लक्षण याद करना कोई बड़ी की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखो क्षिप्र मर्म जो है इसमें क्या लक्षण आता है? आक्षेप जनन मृत्यु। ठीक है, क्षिप्र से क्या होगा? आक्षेप। क्षिप्र आक्षेप होता है, इसे याद रखो, क्षिप्र आक्षेप। तल हृदय रुजाभिमरणम। ठीक है, तल में क्या होगा? रुजा और मरण। मेनली तल हृदय में हृदय तो लिखा है ना, हृदय में रुजा हुआ और मरण हो गया, ऐसे सोचो। ठीक है, नॉर्मली हृदय एक सद्य प्राणाहार मर्म है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, पर ये तल हृदय का अगर पूछता है तो रुजा और मरण दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट कुर्च। इसके क्या होगा? ये तो रहता है क्षिप्र के ऊपरी भाग में रहता है। देखो कभी आप किसी को छक्का मारते हुए गिरते हुए देखे हो बैट्समैन को? मतलब हिट करके छक्का हो गया और इंसान गिर गया, सिक्सर लग गया। तो कुर्छा, कुर्छा के छह सोचना और पादस्य व्यापन्य, छह में पैर फिसल गए तो पादस्य व्यापन्य सोच सकते हो। ठीक है, कुर्छा, कुर्छा से हम सिक्स सोचेंगे और छक्का मारते हुए पैर फिसल गए तो पादस्य व्यापन्य। ठीक है, अब आते हैं कुर्छ शीर। ये कहाँ रहता है? गुल्फ संधि अर्थ में रहता है। देखो कुर्छ सिर में रुजा सोप, तो इसका कीवर्ड है सिर रुजा और शीर्षोप। सिर में रुजा होता है, राइट, तो कुर्छ सिर में रुजा होगा बिल्कुल, और सोप उत्पन्न होगा। ठीक है, अब आप देखो गुल्फ, गुल्फ के लिए क्या लिखा है? गुल्फ हो या मणिबंध हो, रुजा पादस्तवता, मतलब मेनली ये गुल्फ को डोनेट कर मतलब डिनोट करके लिख रहा है। वैसे सिम्टम्स मणिबंध में भी आ जाएंगे। तो स्तब्ध पादता और खंजता। देखो गुल्फ कहाँ पे होता है? गुल्फ का लोकेशन बताओ तो एक बार, गुल्फ का लोकेशन क्या है? पाद और जंघा के संधि। पाद और जंग जहां पे मिलते हैं वहां पे गुल्फ होता है, राइट। तो अगर किसी का गुल्फ में आघात लग गया तो क्या होगा? सोचो, पाद काम करेगा? नहीं करेगा ना, पाद स्तब्धता और खंजता हो जाएगा गुल्फ में। बस अब देखो इंद्रवस्ती, प्राश्निरपति जंग मध्य में इंद्रवस्ती रहता है, जो मैंने आपको बताया था काफ मसल एरिया में रहता है वो। शोणित खे से मरण। ठीक है, इंद्रवस्ती एक ये है जिसमें रक्तक्षय बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, पपलीचे लैटरी वगैरह रहते होंगे, तो उसमें शोणित खे से मरण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इंद्रवस्ती से बहुत डिसीज ऐसे हैं जहां पे शिरावेद करने के लिए बोला गया है, रक्त मोक्षण के लिए बोला गया इंद्रवस्ती मर्म से। ठीक है, तो वहां पे अगर किसी का आघात लगा तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो शोणित खे से मरण। डन। जानू में क्या होगा? जानू में भी खंजता होगा और गुल्फ में भी खंजता है। ठीक है, पर स्तब्ध पादता गुल्फ के साथ एसोसिएटेड है, जो जानू के साथ एसोसिएटेड नहीं है। समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? जानू में खंजता है, गुल्फ में भी खंजता है, पर स्तब्ध पादता जो लक्षण है ये सिर्फ किसके लिए है? ये सिर्फ गुल्फ के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद क्या आता है? आणी। आणी में होता है सोप अभिवृद्धि, स्तब्ध शक्तिता।
अच्छा, आणी कहाँ पे होता है? उरु, मतलब उर्बी और जानू के मध्य में पूर्वी होता है ना? जान उर्बी और जानू के मध्य में होता है आणी। ठीक है। अब आणी एरिया को समझो क्या है। उसमें क्या होगा? स्तब्ध शक्ति था और सोपाति वृद्धि। शक्ति मतलब पूरा लेग को ये स्तब्ध कर देगा आणी में आएगा तो, ठीक है। और सोप बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर आणी में वृद्धि होता है, ठीक है। आप ऐसे सोचो, अणु मतलब छोटा चीज है, पर आणी मतलब शोप वृद्धि कर लेगा, बड़ा हो जाएगा शोप, ठीक है। अणु छोटी है पर आणी बड़ा है, तो आणी सोफा शोप वृद्धि करता है और शक्ति स्तब्धता उत्पन्न कर देता है, ठीक है। फिर आ जाओ उर्बी पे। उर्बी में लिखा है रक्त क्षय से शक्ति शोष। उर्बी में क्या होता है? रक्त क्षय हो जाता है और शक्ति शोष हो जाता है, ठीक है। देखो, उर्बी जो एरिया है उसमें आघात लगने पर शक्ति प्रदेश में शोष, ठीक है। आप लोग बहुत पैरालिसिस वगैरह के केसेस देखे होंगे, वहीं पे आपको शक्ति शोष के कंडीशन मिलते हैं, ठीक है। इतना याद रखो। उर्बी में रक्तक्षय होता है, और एक जगह रक्तक्षय से मरण कहाँ पे होता है? इंद्रबस्ती में, ठीक है। इंद्रबस्ती में शोणितक्षय से मरण, और उर्बी में रक्तक्षय से शक्ति शोष, ठीक है। अब आ जाओ लोहिताक्ष। लोहितक्षरणम मरणम पक्षाघातम वा। लोहिताक्ष पक्ष मतलब लोहिताक्ष में पक्षाघात होगा, ठीक है। लोहिताक्ष पक्ष याद कर सकते हो ना? लोहिताक्ष पक्ष, ठीक है। नेक्स्ट, बिटप। बिटप का लोकेशन सोचो तो ये कहाँ पे है? भूषण और बंखण के मध्य में। तो ये सेक्सुअल फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट चीजें हैं इसमें, तो सांध्यता और अल्पशुक्रता बिटप में आ जाएगा, ठीक है। मणिबंध देख लो। मणिबंध मतलब मणिबंध क्या काम करने के लिए यूज होता है? मणिबंध जो है, किसी अगर आप कुछ दे रहे हो, मतलब ऐसे कुछ दे रहे हो, तो मणिबंध यहाँ पे यूज होता है देने में। तो कुंठता, देने की इच्छा नहीं होगा, ऐसे लग रहा है किसी को लगेगा कि दे नहीं पा रहा ना कुछ देने के लिए, हाथ नहीं जा रहा है, तो मणिबंध कुंठता। क्रूपर कुणी, क्रूपर कुणी, ठीक है। क्रूपर से कुणी और मणिबंध से कुंठता, ठीक है। कक्ष्यधरा पक्षाघात, देखो लोहिताक्ष पक्षाघात था, कक्ष्यधरा पक्षाघात था, क्ष क्ष वर्ड इसमें जरूर आएंगे, पक्षाघात जिसमें होते हैं। लोहिताक्ष में पक्षाघात, कक्ष्यधरा में पक्षाघात, दो जगह मिल गया आपको, ठीक है। चलो, अब देखो, गुदा बस्ती नाभि हृदय चारों सद्य प्राणहर मर्म है, तो सद्य मरण होगा ही होगा, इसमें कोई अलग चीज नहीं है, याद रखने के लिए बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देख लो स्तनमूल, ठीक है। स्तनमूल में क्या होता है? कफपूर्ण कोष्ठता और श्वासकाश से मृत्यु। देख, एक होता है स्तनमूल, दूसरा होता है स्तन लोहित। मैं ये कहाँ तक है, अपलाप तक एक बार पढ़ा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। स्तनमूल में कफपूर्ण कोष्ठता श्वासकाश से मृत्यु, ठीक है। क्या होता है? स्तनमूल में कफपूर्ण कोष्ठ, कोष्ठ में कफ भर जाता है और श्वासकाश से इंसान का डेथ हो जाता है स्तनमूल में, ठीक है। स्तन रोहित में क्या होता है? रोहित एक मछली है, मछली के अंदर रक्त होता है, तो स्तन रोहित में रक्तपूर्ण मतलब लोहित पूर्ण कोष्ठता होता है, और श्वासकाश इसी में भी होता है, ठीक है। ये एरिया जो है श्वासकाश का एरिया है, बक्ष एरिया में ये सारे वर्म है, स्तनमूल भी स्तन रोहित भी, तो श्वासकाश यहाँ पे रहेंगे। आपको सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है, कौन सा कफपूर्ण कोष्ठता के लिए है, कौन सा लोहित पूर्ण कोष्ठता के लिए है, ठीक है। तो स्तन मर्म जो है ये लोहित पूर्ण, स्तन रोहित जो है लोहित पूर्ण कोष्ठता, रोहित लोहित, ठीक है। और स्तनमूल बच गया, ये हो गया कफ पूर्ण कोष्ठता, ठीक। अब आपको एक बात पता है, जो हमने मर्म के स्ट्रक्चर वाइज बताए थे, कौन सा मर्म शिरा मर्म में आता है, कौन सा मांस से, कौन सा, ऐसे पढ़ाया था ना आपको। तो स्तनमूल मर्म जो है ये शिरा मर्म है, नोट करना है, क्वेश्चन आता है हमेशा, हम इसको पढ़ा भी चुके हैं कोर्स के थ्रू। और स्तन रोहित मांस मर्म है। रोहित मत्स्य के मांस हम खाते हैं, मत्स्य के मांस हम खाते हैं ना, तो रोहित मांस जो है, ये स्तन रोहित जो है मांस मर्म है, और स्तन मूल जो है शिरा मर्म है। स्तन मूल में सारे शिरा के कनेक्टेड हुए हैं, तो स्तन मूल इज शिरा मर्म, ठीक है। इसका लक्षण क्या होता है? कफपूर्ण कोष्ठता और लोहित पूर्ण कोष्ठता स्तन रोहित में आता है, श्वासकाश से मृत्यु दोनों में दिखाई देता है, ठीक है। अब आ जाओ अपलाप में, अपस्तंभ और अपलाप। अपस्तंभ में क्या होता है? बात का काम है स्तंभ उत्पन्न करना, तो बात अपूर्ण कोष्ठता हो गया, डन। नेक्स्ट, अपलाप के लिए क्या लिखा है? रक्तेन पुय्य भावेन गतेन मरणम, ठीक है। अपलाप एक संधि वर्म है,
ठीक है। अंशकुट अधश्चात, अंशकुट अधश्चात पार्श्व ऊपरी भागे, ठीक है। ये रहता है कहाँ पे? चेस्ट एरिया के रीजन रहता है, अंशकुट के अधभाग में रहता है अपलाप जो मार्ग है। अंशकुट अधश्चात पार्श्व ऊपरी भाग है, पार्श्व के जस्ट ऊपर और अंशकुट के आधे मतलब अधोहिशा में रहता है ये। तो रक्ते न पुय भाव न गते न मरणम, तो रक्त और पुय भाव यहाँ पे उत्पन्न होगा, इसलिए इंसान का डेथ होगा अपलाप में, ठीक है। अपलाप में पुय भाव रहेगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। आप ना इसको जैसे कि सोच सकते हो ट्यूबरकुलोसिस वाला खांसी, पुयभाव आएगा, रक्त भी आएगा, अपलाप, ठीक है। अपस्तंभ आप सबको पता है, अपला अपस्तंभ में कंफ्यूजन होना ही नहीं है। और एक बात आपको मैं फिर से याद दिला दूं, अपस्तंभ धमनी मन में आता है बागवट के हिसाब से, राइट। अपस्तंभ बोला था, कोड हमारा श्रृंग अवि था और फिर अपस्तंभ था वहां पे, ठीक है। चलो, यहां तक मैंने आपको बताया है। एक बार और डिस्कस कर रहा हूं कि जितना मालूम हम अभी देख रहे हैं 11+8, इनके जो विद लक्षण है आप अभी इसी क्लास में याद रख के जाओ, ये हमारा एम है, ठीक है। तो क्षिप्र वर्म में क्या होता है? क्षिप्र से आप लोग बताओ ना अब। आक्षेप, आक्षेप पर क्षिप्र जाना। से आक्षेप आक्षेप मरण। आता है, ठीक है। तल हृदय का कोड मैंने क्या बताया था? तले क्या होता है? तल हृदय, रुचि। हृदय में तो मरण होता है, तल में रुजा और मरण होता है दोनों। कुर्च, कुर्छ मैंने बोला था, छ से पादस्य व्यापन्न, परफिशल के। और कुर्छ सिर में, सिर में क्या होता है? सिर रुजा होता है, तो रुजा और शोक उत्पन्न हुए थे, ठीक है। गुल्फ में क्या होता? स्तब्ध पादता खंजता, स्तब्ध पादता खंजता गुल्फ में आता है, ठीक है। इंद्रवस्ती पाशनी प्रति जंघ मध्य सुनित शेष मरण, राइट। मैंने आपको बताया था इंद्रवस्ती में हम लोग ज्यादातर शिरावेदन करते हैं, तो सुनित शेष मरण यहीं पे हो सकता है, ठीक है। और जानू तो आपको पता ही है, खंजता उत्पन्न होगा, जानू में खंजता है, और खंजता कहाँ पे है? गुल्फ में खंजता है, ठीक है। बस, आणी में क्या होगा? आणी पिक्यूलियर था थोड़ा, ये शक्ति में क्या उत्पन्न करता है? आणी, आणी स्तब्धता करता है, उर्वी सोप करता है, ठीक है। आप ऐसे सोचो, पहले आणी में आघात लगा तो शक्ति स्तब्ध हो गया, फिर उर्वी में लगा तो शक्ति सीधा सूखने लगा। पहले तो शक्ति कुछ कर नहीं पाया था, पर उर्वी में लगा तो सूखने लगा, ठीक है। तो शक्ति स्तब्ध शक्तिता जो है ये आएगा आणी में, शक्ति शोष कहां पे आएगा? उर्वी में, ठीक है। पहले स्तब्ध हुआ फिर शोषित हुआ, कौन? शक्ति, ठीक है। आणी और उर्वी के लिए रिस्पेक्टिवली याद रखो, ठीक है। पक्षाघात कहाँ कहाँ पे आपने पढ़ा? दो जगह पक्षाघात पढ़े होंगे, बताओ कहाँ कहाँ पे? लोहिताक्ष एंड कक्षा। लोहिताक्ष और कक्षधरा, ठीक है। क्ष वर्ड जहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाएगा। लोहिताक्ष, लोहिताक्ष रणम मरणम पक्षाघातम, लोहिताक्ष के लिए, और पक्षाघात कक्षधरा से उत्पन्न हो रहा है, ठीक। मणिबंध में क्या होता है? हाँ, देने के लिए मणिबंध का यूज करते हैं, तो कुंठता, देने की इच्छा नहीं होगा ऐसा, ठीक है। क्रूपर कुणी, ठीक है। और बीटअप के लिए ये तो सेक्सुअल फंक्शन से सांद्यता उत्पन्न कर देगा, ठीक। और मुझे ये बताओ बातपूर्ण कोष्ठता किसमें है? बातपूर्ण कोष्ठता अपस्तंभ। बात अपस्तंभ में है, ठीक है। और बताओ लोहितपूर्ण कोष्ठता, लोहितपूर्ण कोष्ठता बताओ। रोहित और स्तन रोहित। लोहित मतलब रोहित है, ठीक है। बस, स्तन रोहित के लिए लिखा गया है। कफपूर्ण कोष्ठता किसके लिए लिखा है? स्तन मूल। स्तन मूल के लिए लिखा है, बस। वेरी गुड। अब हम आगे देखते हैं। का श्वास से मृत्यु बोध स्तनमूल स्तन रोहित दोनों में होंगे। मैंने अपलाप अपस्तंभ में भी है, बस अपस्तंभ में भी है, हाँ। अपस्तंभ में भी ऐड कर देना का श्वास। अपलाप के लिए लिखो, लिखो क्या पूछ रहा हूं बताओ। अपलाप मैंने आपको बोला ट्यूबरकुलोसिस वाली खांसी, ठीक है। तो रखते ना पुय भाव वर्णम, बस। वेरी गुड। अब देख लो पृष्ठवर्म जो हम यहाँ पे देखे हैं, इनके विध होने पर क्या लक्षण उत्पन्न होने और क्या विकृति उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो कटिक तरुण है, ठीक है। मान लो किसी का तरुण अवस्था कट गया, ठीक है। सुनित क्षयात पांडु विवर्ण हीन रूप, तरुण अवस्था जब चला जाता है इंसान का, वो हीन रूप हो जाता है, पांडु विवर्ण दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपका कीवर्ड है। तो शोणित क्षयात पांडु विवर्ण हीन रूपश्च, ठीक है।
रक्तक्षय से शरीर पांडु विवर्ण हीन रूप हो जाएगा। तरुणावस्था खत्म हो गने पर ये होता है ना, इंसान हीन रूप धारण कर लेता है फिर। कुकुंदर शोणितक्षयात पांडु विवर्ण, सॉरी कुकुंदर के लिए क्या लिखा है, स्पर्श अज्ञान अधकाय चेष्टा उपघात। देखो अधकाय वाले एरिया में आपको कोई स्पर्श फील नहीं होगा, स्पर्श अज्ञान, ठीक है, चेष्टा उपघात दोनों लिखा है। कुकुंदर में आपने कभी आप अभी बचपन में शायद साइकिल में घूमे हो, नहीं घूमे हो, कभी वन साइडेड साइकिल पे बैठे हो, मतलब जो साइकिल के रॉड होता है, जो सीट में बैठ के चलाते हैं और सामने एक रॉड होता है मेल साइकिल्स में, ठीक है, उसमें बैठने पर कभी कभी क्या होता है, स्पर्श ज्ञान चला जाता है एकदम, ठीक है। तो कुकुंदर वैसे सिम्टम देता है आपको, कुकुंदर क्या देता है, स्पर्श अज्ञान अधकाय, अधकाय पूरा झुंझुनाहट लगेगा, स्पर्श ज्ञान नहीं हो पाएगा, ठीक है। नितंब, नितंब में क्या होता है, अधकाय शोष। हम देखो यहाँ पे नितंबर में अगर किसी का आघात लगता है तो पूरा अधकाया, तो नितंब से तो अधकाया की मतलब उत्पन्न होता है ना अधकाया, तो पूरा सूख जाता है शरीर। शक्ति सोच कहाँ पे था, उर्वी में था, राइट। तो पूरा अधकाय सोच कहाँ पे होगा, नितंब में होगा, दोनों को पास पास लिख सकते हो आप। अधकाय सोच नितंब में होगा, शक्ति सोच उर्वी में होगा, ठीक है। पार्श्व संधि देख लो, ये सेम चीज कहीं एक जगह पढ़े, मेरे को बताना। लोहित पूर्ण कोष्ठता म्रियते, लोहित पूर्ण कोष्ठ होके मर जाएगा, और कहाँ पे पढ़े थे, स्तन रोहित। रोहित। स्तन रोहित में पढ़े थे, ठीक है। पार्श्व संधि और स्तन रोहित दोनों के लक्षण सेम है, लोहित पूर्ण कोष्ठता मृत्यु, ठीक है, ठीक। अब देखो बृहति, बृहति रक्त अति प्रवृत्ति, बृहति प्रवृत्ति क्या रख सकते हो, अंश फलक बाहु शाप शोष, ठीक है, बाहु फल खाने पर शोष हुआ, बहुत शोष हुआ, ऐसा सीखो, देखो अंश फलक बहुत शोष, बहु शाप शोष, ठीक है। अंश के लिए क्या हुआ, स्तब्ध बाहुता, देखो अंश स्तब्ध बाहु उत्पन्न हो जाएगा, बाहु नहीं चलेगा, ठीक है। स्कैपुला एरिया तो बाहु उठाने के लिए अंश हेल्प करता है, तो नहीं होगा, तो देखो अंश फलक को स्कैपुला बोलते हैं, अंश उसका नीचे वाला हिस्सा है, तो ये स्तब्ध बाहुता उत्पन्न करेगा, ठीक है। मैंने आपको दो पॉइंट ऐड कराए थे, यहाँ पे वो शायद से लिखा नहीं है, नहीं। हाँ नीलामणि है ना, बस है। उर्ध जरूरत में आते हैं ना ये सब नीलामण्य जो है, इसमें होता है क्या, मुक्ता स्वर वैकृत्य और रसग्राही। देखो आपको बोला था नीलमण्य का स्थान कहाँ पे, कंठ में है, तो कंठ से क्या काम है हमारा, स्वर, नहीं तो रस सेवन करना। तो मुक्ता और स्वर वैकृत्य कहाँ पे होंगे, जहाँ पे कंठ होता है, कंठ में कौन सा मर्म होता है, नीलावरमण्य होते हैं, ठीक है। और अरसग्राही, रसग्राही नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मातृका, मातृका में क्या होता है, माता बोलते हैं चल तेरे को मैं, माता को क्या करे थे, ग्रीवा पकड़ के घिसड़ के लेके जा रहे थे, चल मैं तुझे मार दूंगी आज, ऐसे बोलते हैं गुस्से में, तो सद्य मरण मातृका में है, ठीक है। देखो मातृका एक कौन सा मर्म है, मातृका सद्य प्राणहार नहीं है, ठीक है। मातृका कौन सा मर्म बता सकते हो, कौन सा मर्म की कैटेगरी में आएगा, उत्क्षेप, देखो अब चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। शुंगाटक अधिपति शंखकंठ शिरागुदम हृदय मत्स्यनाभ्यम च, इसमें है मातृका, तो सद्य प्राणहार नहीं है, ठीक है। उत्क्षेपस तपनिश्चय, कौन सा मर्म, विषलग्न मर्म, यहाँ पे नहीं है। गुल्फ दो मणिबंध दो, दो दो कुछ शिरा रुजाकर, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, इधर ये होगा कालांतर और वैकल्यकर, हम ढूंढ रहे हैं मातृका, ठीक है। लोहिताक्ष आणि जानू उर्वी कुर्च बिटपक परा कुकुंदरे कख्याधारे विदुर से कुकाटिका अंश अंश फलक अपांग नीले मन्य फणेश तथा आवर्त दो, कहीं पे आपको मिला मातृका, हाँ सर। तो कालांतर में होगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को, तो आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा, श्लोक अगर अच्छे से याद हुआ होगा तब आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। त्रुकाटिका, आपने कभी कोई डॉल देखे हो, जैसे कि गाड़ी के ऊपर रखते हैं, कार के ऊपर ऐसे डॉल अपना सिर हिलाते रहती है ऐसा, ठीक है, तो वैसी वाला सिम्टम क्रुकाटिका में आते हैं। चल मृदनिता, ठीक है, चल मृदनिता कहाँ पे आते हैं, क्रुकाटिका से। विधुर से क्या होता है, विधुर, विधुर मैंने बोला है बाधिरिया,
ठीक है, विदुर से क्या होना है, बाधिर्य होना है, राइट। अच्छा, बाहर की साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है क्या? नहीं सर, Am I चलेगा। audible to you all? यस सर। Yes, sir. अच्छा, चलो ठीक है, कोई साउंड तो नहीं आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कहाँ पे थे? क्रुकाटिका थे। जो थोड़ा, जो ये होते हैं ना डॉल वगैरह, ये क्या करते हैं, चलन मृदुनता करते रहते हैं, ठीक है। विदुर से क्या होगा, बाधिर्य होगा, ठीक है। फण से क्या होता है, गंध ज्ञान का नाश, ठीक है। फणवर्म का क्या काम है, नासा में पढ़े ना हम फणवर्म, नासा के अंदर 2 फणवर्म होते हैं गंध ज्ञान के लिए, ठीक है। अब देखो अपांग, अपांग कहाँ पे रहता है, भ्रू पुच्छांत रहता है। अपांग और आवर्त दोनों मर्म आय में रहते हैं, आंख में, ठीक है। अपांग और आवर्त, इनका काम है सुनने में हेल्प करना, जो देखने में हेल्प करना, ठीक है। अपांग और आवर्त अंधत्व दृष्टि उपघात करते हैं, अगर आप देखने में मतलब कोई दिक्कत हो जाता है, फिर अगर आघात यहाँ पे होता है, अपांग में होगा या फिर आवर्त में होगा, तो अंधत्व दृष्टि उपघात उत्पन्न होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उत्क्षेप के लिए क्या लिखा गया है, उत्क्षेप तपनी कौन से मर्म में भाई, बता तो दो एक बार, आंसर वहीं पे छुपा है। विषल्लग्न। विषल्लग्न। विषल्लग्न है, तो मतलब शल्य निकल जाएगा तो मर जाएगा इंसान, यही लक्षण यहाँ पे लिखा है, रटने की कुछ जरूरत नहीं है। विषल्लग्न लिखा है, बस समझ जाना। सीमांत, देखो जिसके बेटे सीमा में रहते हैं, उस उनके माँ को क्या होता है, बहुत भय लगता है भाई, चित्तनाश हो जाता है, सेंसलेस हो जाती है, कभी सोच सोच के बच्चे का फोन नहीं आया, कभी पगली हो जाती है, उन्माद करती रहती है। तो सीमांत याद रखना, सीमांत में उन्माद, भय, चित्तनाश और मरण, ठीक है, ये सिम्टम्स आते हैं अगर आघात लगते हैं तो। और श्रृंगाटक आगे एक सद्य प्राणहर मर्म है, तो सद्य प्राणहरण होगा। और अधिपति, श्रृंगाटक अधिपति शंख कंठ शिरागुदा, राइट, तो ये सद्य मरण के लिए लिखा गया है, ठीक है। क्रुकाटिका मतलब कोई एक डॉल के बारे में सोचना, ठीक है, जो गाड़ी में रखते हैं हम लोग कार के सामने, वो अपना सिर हिलाती रहती है, तो चलमुद्दीनता क्रुकाटिका के लिए है। विदुर से बाधिर्य है, फण गंधगान के लिए हेल्प करता है। अपांग आवत आंख में रहते हैं तो अंधत्व दृष्टि उपघात करेंगे। उत्क्षेप स्तपनी तो आपको ऑलरेडी पता है, जब तक शल्य रहेगा तब जीवित रहेगा इंसान, वैशल्यग्न मर्म है ये। और शुंगाटक अधिपति ये सद्य प्राणहर है, शंख भी सद्य प्राणहर में, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। मेरे को ये बताओ, बाहु शाप शोष, ये कौन सा वर्म में आघात लगने पे होता है, बाहु शाप शोष, अंश फलक के लिए लिखा है, ठीक है। बाहु शाप शोष जो है, ये अंश फलक के लिए लिखा गया है। तो फल खाने पर शोष होता है, ये हमने बोल रखा था आपको याद रखने के लिए, फल खाने पर शोष होता था, राइट। चलो, शोणित अति प्रवृत्ति कहाँ पे पढ़ाया था मैंने, बृहति शोणित अति प्रवृत्ति, बृहति अति प्रवृत्ति था, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जो मर्म है, इनके नंबर याद रखने के लिए, मतलब कितने प्रमाण के हैं, परिणाम इनका क्या है, परिमाण इनका क्या है, ठीक है। तो 100 पानीतल आकृति, कुछ मर्म ऐसे हैं जो 100 पानीतल मात्रा के, मतलब ये साइज के होते हैं। 100 पानीतल जो है 4 अंगुली हुई है, लिख लो उसके ऊपर 4 अंगुल प्रमाण के, ठीक है। इसमें आपको मिलेंगे जो मेन मर्म होते हैं, हृदय, बस्ती, नाभि, गुदा, सद्य प्राणहर के 4 मेन में आ गए यहाँ पे, 4 अंगुल वाले, ठीक है। श्रृंगाटक भी आता है, ऑलरेडी पता है आपको। कंठ शिरा, कंठ शिरा, शंख कंठ शिरा गुदा, मतलब श्रृंगाट, ये सारे सद्य प्राणहर की चीजें हैं यार, समझ सकते हो इसको। बस याद रखने लायक चीजें क्या है, देख लो। नीलामण्य मातृका, नीलामण्य और मातृका, ये कहाँ पे रहते हैं, आप इतना तो आपको पता होगा, ग्रीवा का साइज 4 अंगुल होगा, ग्रीवा हो कंठ हो, ये 4 अंगुली के होते हैं, अब नाप के देख लो 4 अंगुली ही आएंगे, ठीक है। तो नीलामण्य मातृका, नीलामण्य कंठ में रहते हैं, नीलकंठ, और मातृका रहता है ग्रीवा में, तो दोनों का साइज कितना होना चाहिए, 4 अंगुल मात्रा होना चाहिए, तो 4 अंगुल परिणाम मतलब
परिमाण होगा किसका, लीलामण्य मातृका का। और श्रृंगाटक और सीमांत, ठीक है, श्रृंगाटक सीमांत, श्रृंगाटक तो सद्य प्राणाहार में आता है तो ये इसमें आ जाता है, पर सीमांत याद रखना 4 अंगुल के लिए है। और एक आपको याद रखना है कुर्च, कुर्च यहाँ पे च 4 अंगुल है, कुछ यहाँ पे मत पढ़ना, कुछ पढ़ना, ठीक है, कुछ 4 अंगुल ही है, 6 अंगुल वाले मर्म है ही नहीं तो 4 पढ़ लेंगे ना। अच्छा, 3 अंगुल वाले 2 मर्म है, आप अपना जानू और क्रूपर संधि पे नाप के देख लो, 3 अंगुल आएंगे, ठीक है। और जानू और क्रूपर के सामने कौन कौन से रहते हैं, उसके जानू के नीचे रहता है गुल्फ संधि, क्रूपर के नीचे मणिबंध संधि, ये दोनों उनके साइज से थोड़ा कम रहेंगे ही रहेंगे, तो 2 अंगुल के आगे गुल्फ और मणिबंध, ठीक है। फिर 1 अंगुली वाले कुछ हैं जिनके नाम बता देता हूं, इसका एक कोड है, नोट डाउन करो पहले। पूर्वी, पूर्वी कक्षा पार्श्व, पूर्वी कक्षा पार्श्व और स्तनमूल को, पूर्वी कक्षा पार्श्व और स्तनमूल को 1 उंगली से कुचलने से टॉप बना। पूर्वी कक्षा पार्श्व और स्तनमूल को 1 उंगली से कुचलने से टॉप बना, मतलब पूर्वी तो है आपको, कक्षा पता है, पार्श्व, और पार्श्व मतलब यहाँ पे पार्श्व संधि है, और स्तनमूल तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। कुचलने से मतलब कुर्च सिरा, ठीक है, कुर्च होता है 4 अंगुली का, कुर्च सिरा 1 अंगुली का, सिर छोटा होता है, ये याद रखना, कुर्च 4 अंगुली का, कुर्च सिरा 1 अंगुली का, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। कुचलने से, कुचलने से लिखा है ना, तो सिरा के लिए, कुर्च सिरा के लिए लिखा है, ठीक है। टॉप बना, टॉपर बिटअप, और ये सारे 1 अंगुली वाले आगे। इसके सिवाय जो 56 मर्म बच जाते हैं, इन सबका अंगुल प्रमाण जो है आधा अंगुल के हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। मुझे बताओ क्रूपर संधि का, मतलब क्रूपर मर्म का अंगुली प्रमाण कितना है, 3 अंगुल है। स्तनमूल का 1 1 अंगुल, अंगुल होगा, 1 अंगुल। ठीक है, चलो गुड। अभी हमने ये कंप्लीट किया है, और एक देख लेते हैं आगे। देखो अपना 2 पॉइंट मैं आपको लिखाता हूं, फिर आगे चलना आप लोग। मणिबंध गुल्फ में मर्माघात होने से, अगर किसी को मणिबंध और गुल्फ में आघात हुआ है, ठीक है, आप शल्य कर्म करना चाहते हो, शस्त्र कर्म करना चाहते हो, तो कितने अंगुली छोड़ के करोगे, क्योंकि ये मर्म 2 अंगुली का होता है, तो 2 अंगुली छोड़ के आपको शस्त्र कर्म करना पड़ेगा। जानू क्रूपर में मर्माघात हुआ है, उसमें आपको 3 अंगुली छोड़ के शस्त्र कर्म करना पड़ेगा, ये दोनों पॉइंट नोट करना, उनके लेंथ के हिसाब से लिखे गए हैं, कोई नई बात है नहीं जो आपको अटपटा लगे, ठीक है, बस बेसिक चीज है। नेक्स्ट, कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे ऐड कराता हूं, फिर हम नेक्स्ट जो लिखा है सामने आपके स्क्रीन पे है उस पे चलेंगे, ठीक है। बस 4-5 लाइन है, नोट कर लो, आपका चैप्टर कंप्लीट होने को है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। मर्माणी शल्य विषय अर्ध 35 नंबर श्लोक में लिखा है, शल्य का विषय जो है मर्म है, शल्य चिकित्सा अर्ध क्या है, रक्त मोक्षण है, अंडरस्टूड। शल्य विषय अर्ध होता है, लिख लो इसको, शल्य विषय अर्ध होता है मर्म, शल्य चिकित्सा अर्ध होता है क्या, शिरावेदन करना, ठीक है। नेक्स्ट, सद्य प्राणहर, इस नहीं सॉरी लिखो आप, मर्म में सोम मारुत तेज तथा, मर्म में सोम मारुत तेज तथा सत्व रजतम मतलब त्रिगुण जो है, सोम मारुत तेज, त्रिगुण और भूतात्मा निवास करता है, इसलिए मर्माघात से मृत्यु होता है। ये एक आसवन रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है। आसवन मर्म में भूतात्मा निवास करता है, रीजन, इसलिए मर्माघात होने से मृत्यु होता है। मैं 2 स्टेटमेंट दे देगा, दोनों ही सही है, ठीक है।
इसमें आश्वासन इसलिए देगा, आश्वासन ये होगा मर्माघात से मृत्यु घट होता है, ये आश्वासन है। रीजन लिखा गया कि मर्म में भूतात्मा निवास करता है, तो दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है। सद्य, और एक पॉइंट लिखो, सद्य प्राणहर में आघात होने पर इंद्रियार्थ ज्ञान नहीं होता है। इंसान तो मरने वाला होता है, इंद्रियार्थ ज्ञान कहां से आएगा? सद्य प्राणहर में आघात होने पर इंद्रियार्थ ज्ञान नहीं होता है, लिख लिए पॉइंट। और 2 पॉइंट बचते लिखने का। कालांतर प्राणहर, इसमें अगर आघात लगता है धातु क्षय तथा वेदना से प्राणी का मृत्यु होता है। देखो, अगर कालांतर प्राणहर का इंसान वो मरता तो है ही, भले 7 दिन के अंदर ना मरे, 1 महीने के अंदर तो मर जाता है। तो ये मरण का कारण क्या है? कालांतर में ना क्या होता है, धीरे धीरे धातु क्षय होने लगता है, और एट दी एंड धातु क्षय होके वेदना होके पेशेंट का डेथ होता है। कालांतर में थोड़ा धातु क्षय के कारण मृत्यु होता है, ध्यान रखें। ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिखने के लिए, समस्त मर्मज व्याधि कुछ साध्य होते हैं। सारे मर्मज व्याधि कुछ साध्य हैं, सारे। नेक्स्ट पॉइंट, क्षिप्राणी विद्ध मर्माणी हंति, अर्थात क्षिप्र मर्म कालांतर मर्म होते हुए भी, क्षिप्राणी विद्धमास्त्राणी हंति, मतलब क्षिप्र मर्म जो है ये कालांतर मर्म होते हुए भी सद्य प्राणहर होता है। क्षिप्र मर्म तो कालांतर प्राणहर में है, क्षिप्र हमारे श्लोक में कहीं नहीं है, तो क्षिप्र मर्म कालांतर होते हुए भी सद्य प्राणहर जैसे काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट, तल हृदय और क्षिप्र मर्म विद्ध होने पर मणिबंध एवं गुल प्रदेश में हाथ और पैरों को काट डालना चाहिए। अगर किसी का तल हृदय विद्ध हो गया है, नहीं तो क्षिप्र मर्म विद्ध हुआ है, उस समय क्या करना चाहिए? अगर तल हृदय हुआ है या फिर गुल्फ, नहीं तो मणिबंध, जहां से हुआ है, मतलब तल हृदय हाथ में भी होता है, तल हृदय पैर में भी होता है। अगर हाथ का तल हृदय अफेक्टेड है तो आपको मणिबंध से काटना पड़ेगा हाथ को, अगर पैर का अफेक्टेड है तो आपको गुल्फ से काटना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी लिखा है श्लोक, नीचे तो लिखा ही वही पॉइंट है, मर में सोम अग्नि वायु सत्व रजतम भूतात्मा सब निवेश करते हैं, निवास करते हैं। चरक ने मुख्यतः त्रिमर्म माना है, बस्ती, हृदय, शिरा। ठीक है। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे महामर्म जो है बस्ती हृदय नाभि है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, बहना होना चाहिए महामर्म, बहना महान है ना। ठीक है। त्रिमर्म पूछे कोई तो हृदय बस्ती शेर लगाना, पर 3 महामर्म अगर पूछे तो ये क्या होगा आंसर? बहना बस्ती हृदय नाभि होता है आंसर। ठीक है। तो वही, क्यों हमने कोड याद रखा था ना, बहना महान होती है, बस्ती हृदय नाभि। ठीक है। अष्टांग हृदय, सॉरी, अष्टांग संग्रह के हिसाब से महामर्म कितने? नॉर्मली महामर्म चरक ने बोला है 3, अष्टांग संग्रह ने 7 बोला है, 7। ठीक है। महामर्म की संख्या चरक के हिसाब से 3, अष्टांग संग्रह के हिसाब से 7। नेक्स्ट, धमनी मर्म की संख्या ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको 9 है टोटल। कोड हमारा क्या था? श्रृंग अभी था, श्रृंग अभी, श्रृंगाटक, गुद, अपस्तम, विधुर। ठीक है। अब नेक्स्ट, अंश, अस्थि और संधि मर्म दोनों, मतलब इस पॉइंट में थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ क्या लिखने की कोशिश कर रहा है, जो स्क्रीन पे है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। अब देख लो नेक्स्ट, मर्म, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और संधि इनका एकत्र है। इसके लिए एक श्लोक था ना, मैंने आपको स्टार्टिंग है ही इसी शायद से बोल रखा है श्लोक में, क्या बोला था, याद है आपको? 16 नंबर श्लोक, मर्माणी नामम शिरा मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपात। मर्म उसी को बोलते हैं जहां पे मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि सब मिलके रहते हैं। ठीक है, सबका सन्निपात होता है। येसु विशेष येसु स्वभावात एवं विशेषणम प्राणातिष्ठति, ये पॉइंट मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग क्लास में, मर्म शरीर के 16 नंबर श्लोक का ये था। तो ये चीज यहाँ पे लिखा है, कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है। और नीचे भी लिखा है शल्य विषयार्ध मर्म। डन। तो यहाँ पे हम मर्म कंप्लीट करते हैं, मर्म के बारे में सारे डिटेल्स हमने कंप्लीट कर लिया है, इसमें और कुछ ज्यादा बचा नहीं है। ठीक है।
तो आज नई चैप्टर कुछ स्टार्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। आपको टाइम होने को है, थोड़ा बहुत मर्म के बारे में डिस्कशंस कर लेते हैं, शायद से ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लेते हैं जितना हो सके। चलो अब ना मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको आंसर बतानी है, ठीक है। मैं आपको पूछूंगा टोटल नंबर ऑफ धमनी मर्म अकॉर्डिंग टू अष्टांग कौन, ये बताओ। 9. अष्टांग कौन है, संग्रह या हृदय? अष्टांग संग्रह. संग्रह या हृदय, ये पहले बताओ। अष्टांग हृदय ने ध्वनि मर्म माना है तब मानूंगा। टोटल 9 है, ठीक है। मोहामन का वर्णन किसने किया है? ठीक है, ठीक है, बहुत बस। चरक एंड अष्टांग. अब बताइए, उन्माद भय चित्तनाश से मरण कौन सा मर्म आघात पे होता है? सीमंत है. सीमंत में होता है, गुड। अच्छा, गंध ज्ञान का नाश कौन सा मर्म आघात पे होता है? फर्ण. फणा. फर्ण में होता है। अच्छा, वेरी गुड। अब मुझे बताइए, गुल्फ दो और मणिबंध दो ये कौन कौन से रुजाकर में आते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन यहां से कैसे आता है पता है आपको? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कोई एक मर्म बोल देगा, मान लो एक मर्म का नाम हमने ले लिया, लेट इट बी कुर्शशिरा, ठीक है। कुर्शशिरा फंक्शन के हिसाब से कौन सा मर्म होगा? रुजाकर, आपको पता है, ठीक है, आपने श्लोक याद रखा है, ठीक। परिणाम भेद से ये रुजाकर है। अगर मैं ये पूछूं कुर्शशिर जो है ये संगठन के बीच से, मतलब ये मांस मर्म है, शिरा मर्म है, स्नायु मर्म है, कौन सा मर्म की कैटेगरी में आएगा? अब बताओ। स्नायु सर. ये स्नायु मर्म है। कोड क्या था? अखी को अंकु कवि विभव, बस। तो कु पर कुच्छशीर यहाँ पे था। तो क्वेश्चन आजकल ऐसे आता है, मान लो मैथ द कलम्स बोल सकता है, कुछ भी करके एक क्वेश्चन दे सकते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा बताओ, सीमंत मर्म जो है ये कौन सा मर्म में आएगा? संधि, अस्थि, स्नायु, शिरा, इनमें से क्या होगा? सीमंत सुचर्स होता है, संधि है, संधि. ठीक है। संधि. अंश फलक ये कौन सा मर्म है? अस्थि. ये अस्थि है, वेरी गुड, आपने पढ़ा है। नेक्स्ट, मुझे बताओ मर्म की संख्या ऊर्ध्व चतुर्गत में कितना है और कोष्ठाश्रित कितना है, शाखाश्रित कितना है? सर 37. 26 शाखा 44. बस, ऊर्ध्व चतुर्गत 37 है, कोष्ठाश्रित 26 है और शाखाश्रित 44 है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, धमनी मर्म की संख्या टोटल कितनी है? सर ये तो पूछ चुका हूँ, 9 है। अब मुझे 9. बताइए, अस्थि मर्म की संख्या कितनी है? अस्थि मर्म की संख्या 8. अस्थि 8 है, अस्थि 8 है। संधि कितना है? 20. 20 है। स्नायु कितना है? 27. 27 है, 27 है, ठीक है। अब बताइए, आवर्त जो मर्म है ये कौन सा मर्म की कैटेगरी में आता है? मांस, संधि, स्नायु, कौन सा है? सर संधि सर. संधि में आता है, संधि 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 संधि। क्रुआ क्रुआ कोड था इसका, कुकुंदर आवर्त क्रुकाटिका अधिवती, ठीक है। अब बताओ, कक्षधर मर्म का अंगुली प्रमाण बताओ। कक्षधर कोड था इसका, पूर्वी कक्ष के एक होगा बस। एक। पूर्वी कक्षा पार्श्व स्तनमूल को एक उंगली से कुचलने से टॉप बना। तो यहाँ पे कक्ष मतलब कक्षधर है, ठीक है। मुझे बताइए, जानू जो मर्म है इसका परिमाण कितना है? जानु 3. 3 अंगुल है। और गुल्फ का परिमाण कितना है? 2 है. गुल्फ होता है 2 अंगुली का, ठीक है। नेक्स्ट, अब बताइए, खंजता कौन से मर्म में आघात होने पर उत्पन्न होता है? खंजता। गुल्फ. मणिबंध.
ठीक है। कुंठता मणिवन से उत्पन्न होता है। कुंठता मणिवन ना। अब शोणिता अति प्रवृत्ति किसके लिए लिखा है? सर बृहति। बृहति। ओके। पातपूर्ण कोष्ठता अपस्तंभ। पस्तंभ, गुड। लोहितपूर्ण कोष्ठता दो मर्म में है, बता दो कौन कौन से दो मर्म है? स्तन रोहित एंड पार्श्ववस्थित। बस पार्श्व स्तन, वेरी गुड। अब बताइए चलम रुधिरता किसमें आएगा? सर चलम रुधिरता किसमें आएगा? क्रुकाटिका में आएगा। ठीक है। और क्या बचता है इनमें से? देखो, मर्म अगर आप सही से पढ़ सकते हो इसमें एक क्वेश्चन तो बिल्कुल आता है। अच्छा, सद्य प्राणहर के अंत में कौन सा ये आता है आघात होने पर? सद्य प्राणहर अंत में सकाल याद रखा था, कालांतर। ठीक है। इंद्रियार्थ। और बताइए विषलग्न मर्म के आघात लगने पर क्या, मतलब इसके अंत में लगने पर क्या होता है? वैकल्य वैकल्य। उत्पन्न होता है। कालांतर प्राणहर के अंत में होगा तो वैकल्य। काल विकाल विष विकाल, हमारा कोड यही था। ठीक है, चलो डन। तो ऑलमोस्ट चीजें ये चैप्टर का हो गया है। कोड एंड ट्रिक के थ्रू इसको पढ़ोगे तो ये अच्छे से याद हो जाएंगे। आई डोंट थिंक इतना ज्यादा डिफिकल्टी होने वाला है। ठीक है। देख लीजिए। और आप लोग बताइए, आपको कुछ दिक्कत अभी पढ़ाई के रिलेटेड है या फिर सही चल रहा है पढ़ाई? आप लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाती है। आप लोग रेगुलर आते हो ना क्लास? यस सर। हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू ऑल? यस सर। अर्जुन जी, नैना, यस सर। यस सालिस्तान सर। के बाकी सारे चैप्टर्स पढ़े हो कि नहीं? यस सर, पढ़ रहा है सर। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ अगर आप लोग सही से पढ़ते तो हम टेस्ट अरेंज कराएं। यस सर। यस सर। मतलब ऐसा हो, अगर सालिस्तान हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? यस सर। आप में से कितनों ने 6 के 6 पढ़े हैं? पढ़े हैं सर। 6 तो नहीं हुए सर, पर कहाँ तक? लगभग है। 4 तक। 4 तक पढ़, चलो ठीक है। टाइम अभी आप लोग सारा क्लास करते, मेरे सारे क्लासेस किए हो? मतलब सुश्रुत का कौन कौन से क्या चैप्टर में आपको दिक्कत है, कौन कौन से क्लासेस आपने कर रखा है? सर सर लास्ट 3 नहीं हो पाए, इसके पहले के हो पाए हैं। अच्छा ठीक है। निदान स्थान क्लियर है? यस सर। अच्छा ठीक है। तो ना आप लोग प्रैक्टिस सही से करते रहो, ठीक है? हम लोग इसको विथ कोड्स एंड ट्रिक्स पढ़ाए हैं, तो आई डोंट थिंक इससे ज्यादा डाटा कहीं पे है, और आपको डाटा की और जरूरत है नहीं। ठीक है, जितना है मोर देन इनफ है। अगर आप इसको सही से प्रिपेयर करते हो, बार बार रिपीट करते हो, रिवीजन साइकिल में लाते हो, तब मजा आएगा। एंड दूसरी बात, क्लास खत्म होने के बाद अपना नोट्स एक बार फिर से पढ़ो, जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कराया हो, कुछ भी कराया हो। और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? बिना क्वेश्चन सॉल्विंग पढ़ाई का कुछ मायने नहीं रखता ये, ठीक है? तो बिल्कुल जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो, ये आपका बहुत काम आने वाला है आगे, ठीक है? पर डे 100 मिनिमम। और पारी के क्वेश्चन लगाना शुरू किया। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों की प्रिपरेशन कौन से स्टेज में है अभी? मतलब सिलेबस कितना कंप्लीट आपने खुद से किया है अब तक? Am I audible जितना to you हो all? रहा है। यस सर। Yes, sir. जितना पढ़ाया गया ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हो? Yes, sir. ठीक है। तो आप ना टेस्ट देना शुरू करो और पारी क्वेश्चन लगाना शुरू करो। पारी का बुक है ना? हम्म। पारी की यस जो सर। क्वेश्चन बैंक है, इसमें से डेली एक सेट करने की कोशिश करो। कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, नहीं होंगे, नहीं आएंगे, ऐसा है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं आएंगे उसको राउंड करो और उसको पढ़ो फिर से, ठीक है? अच्छा, सुश्रुत चिकित्सा के क्लासेस डॉक्टर चेताली ने लिया था, आपने किया था? Yes, sir. वो याद है अभी या फिर भूल गए हो? रिवाइज नहीं हो पाया, पर सर किए थे पर अच्छे अच्छा से। ठीक है।
करो इसको, ठीक है। जो सुश्रुत की टेस्ट चीजें हमने लीजिए पढ़ा, आप सर, Sure. टेस्ट लीजिए आप, मतलब हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, सुश्रुत का पूरा टेस्ट रखें या फिर कितना कर सकते हो, आप लोग रेगुलर नहीं आते हो सर, मुझे पता स्थान के है। हिसाब से रखिए ना, पहले एक एक स्थान जैसे, ठीक है, तो तो अभी कवर हो कौन सा जाएगा, स्थान का पढ़ रखें आप लोग ही पाएंगे। बता दो, और कब सर, रखें। सूत्र स्थान और शरीर स्थान। ठीक है, तो एक एक सूत्र स्थान। ओनली सूत्र कर लो, ओनली सूत्र कर लो, ठीक है। यस आपको कितने समय चाहिए बता दो सूत्र कंप्लीट करने के लिए, सारे लेक्चर के वीडियोज हैं। 4 days कम से कम सर। हाँ यस सर। आप दोनों को मतलब 4 दिन में आप लोग कर लोगे पढ़ाई पूरा। यस यस सर। सर, आपके रेगुलर क्लासेस के साथ पूछ रहा हूँ, क्लासेस बंद करके नहीं। हो जाएंगे सर। यस हो सर। यस जाएगा सर। पक्का, संडे छुट्टी है। चलो ओके मैं बात करता हूँ आज सर से। तो 4 या तो 6 days, 6 days सूत्र स्थान बड़ा है तो 6 days हाँ लगेंगे 6 दिन सर। ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज हो गया थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे करते हैं टेस्ट, ठीक है। यस सर, ओके। डन। यस डन सर। चलो, डन सर। सर। नहीं तो ऐसे करेंगे, एक रिवाइज सेशंस करेंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा नहीं तो, ठीक है। आप टेस्ट भी दो, सुश्रुत खत्म होने को है, फिर क्या करूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा आपको, डेली टास्क दूंगा, पूछूंगा क्लासेस में, ठीक है। यस सर। यस सर। पढ़ाई में मजा आ रहा है ना, नहीं बताओ मेरे को, दिक्कत यस क्या सर, है, जा मतलब रहा है। सुश्रुत के क्लासेस ठीक लगता है अब आपको, कोई दिक्कत है नहीं। सर नहीं नहीं नो सर, सर। दिक्कत नहीं है सर। अच्छा ठीक है, तो यस कुछ सर। इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो तो आप लोग मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, अगर आपको कुछ अलग चाहिए तो क्या कुछ मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं देख लूंगा, ठीक है। चलो एंड करते हैं क्लास, फिर मिलते हैं थैंक कल। यू। थैंक यू सर। ओके सर।